नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पटेल राइजिंग जीके जीएस क्लासेस से। आज आपको हम संविधान की प्रमुख विशेषता बताएंगे। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझा दिए थे। ठीक है, तो आप पीछे वाले एपिसोड में जाके देख सकते हैं। तो आपको संविधान का निर्माण के तहत जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो तो बनेगा ही बनेगा, और बाकी आपको एक समझने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषता। इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब संविधान लागू कर दिया गया था, हमारा संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे, जबकि हम लोगों को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। तो गणतंत्र होने से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और आज़ादी से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम तिरंगा को फहराते हैं प्रत्येक 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो उसे कब अपनाया गया था? उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं राष्ट्रीय ध्वज से, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। मेरे बातों को गौर कीजिएगा। जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया का, जो कि बलिदान और त्याग का प्रतीक है। उसके नीचे सफ़ेद रंग होते हैं, जो कि सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। उसके जस्ट नीचे हरा रंग होता है, जो कि हरी हमाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र होता है ब्लू रंग का, उसमें 24 तिल्लियाँ होती है, जिसका प्रतीक है निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना। झंडा का जो ध्वज का जो हम लोगों का ध्वज है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में इसे उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि झंडा का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो चौड़ाई पहले दे देगा तो 2:3 लगाइएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किए थे वो एक मैडम की थी, मैडम भीखाजी कामा। उन्हें क्रांति की माता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसे श्याम प्रसाद गुप्ता ने लिखा था। ठीक है, और इसे कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा। इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया राष्ट्रीय ध्वज से। आप देखिए राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन अधिनायक। इसे कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 5 पद में उसे 5 पद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बंगला गीत लिखा था। ठीक है, बंगला गीत लिखा था। इसी गीत का पहला जो पद होता है उसे हिंदी में रूपांतरित करके हम लोग उसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिए। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। किसे? राष्ट्रीय गान को। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके स्वागत में? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। ठीक है, 1912 में राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका था तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक के हेडिंग के साथ इसे प्रकाशित किया गया था, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हैं, और इसका शीर्षक द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका प्रकाशित किया गया था। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जो है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था 1912 में, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है द मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया शीर्षक के द्वारा। तो इतना बात आपको पता चल चुका होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, जो है अमार सोनार बंगला। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। इसे कब अपनाया गया था? तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कब गाया था? तो दिसंबर 1896 में। कहाँ पे? कोलकाता में ही गाया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग, वो है क्या हमारा? वंदे मातरम। इसे किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम कब इसे गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 1896 में। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पंचांग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर। इंग्लिश समझिए तो राष्ट्रीय कैलेंडर। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शक संवत पे आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो आप लोग कभी सुने होंगे कि दादा दादी लोग ऐसे जोड़ते थे, चैत, अघात, आसीन, कार्तिक, माघ, फागुन, इस टाइप से। तो वो लोग गाते थे। तो इस टाइप से तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत। जैसे अंग्रेजी महीने का पहला कैलेंडर क्या होता है? जनवरी। तो उसका आप अप्रैल ले लीजिए और हिंदी कैलेंडर का चैत ले लीजिए। तो इस तरह से क्रम आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अप्रैल को का तुलना चैत से कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। इसका हिंदी कैलेंडर जो होता है, इसका सबसे लास्ट महीना कौन सा होता है? तो फागुन होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा तो चैत इसका पहला महीना, लास्ट महीना इसका फागुन होता है। टेलीविज़न का जो दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण होता है, इसी कैलेंडर के द्वारा प्रसारित होता है, जो कि शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। एक हम आपको बता देते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जिसको हम लोग राज्य प्रतीक भी बोलते हैं। ये है हमारा अशोक स्तंभ। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। इसका खासियत क्या है? एक ही पत्थर का बना हुआ है ये। इसमें 4 शेर है, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन एक शेर हमें नहीं दिखता है, 3 शेर हमें दिखता है, जिसे हम लोग अशोक स्तंभ कहते हैं। उस शेर के नीचे में एक चक्र है। ठीक है, उसी चक्र को हम लोग झंडा में यूज किए हैं। उसके नीचे जस्ट सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसे मुकनो उपनिषद से लिया गया है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग, आप जानते हैं संविधान की प्रमुख विशेषता। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहला संविधान अमेरिका का लिखा गया था। ठीक है, और अमेरिका का लिखित संविधान है कि कितनों देश का अलिखित संविधान होता है, मतलब उसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो जैसे अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? अमेरिका का है, और हमारा संविधान है। हमारा जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा या सबसे विशाल लिखित संविधान हमारा ही है। सबसे कम टाइम में फ्रांस का संविधान लिख लिया गया था। अब बहुत से देश का संविधान है जो कि चेंज करके भी लिखा जा चुका है स्थिति के अनुसार, जबकि हमारा संविधान में अभी तक संशोधन ही हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में हम आप लोग को समझा दिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक जो देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे संविधान होगा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक देश होगा, ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उस सबको हमको उतना ध्यान में नहीं रखना है। तो अमेरिका का लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए थे।
तो हम लोग का जब संविधान लिखा गया था तो आपको पता होगा कि 1935 के अधिकांश आर्टिकल को हम लोग कुछ संशोधन के द्वारा अपने संविधान में ऐड कर लिए थे, यानी कि 90% हम लोग अपने संविधान लिखने में अपना दिमाग लगाए और 1935 अधिनियम से इंक्लूड कर दिए। अब बाकी 10% जो था वो 60 देशों के अवलोकन करने के बाद, यानी कि 60 देश के संविधान को पढ़ने के बाद उसमें से जो चीज़ या जो प्रक्रिया हमें अच्छा लगा उसे हम लोग ने अपना लिया। तो विदेशों से अपनाए गए जो प्रक्रिया है उसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देश है, उससे हम लोगों ने क्या क्या लिया है ये बार बार एग्जाम में पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, बार बार पूछेगा। ठीक है, इसे आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सिंपल सी तरीका है, हम आपको याद करना सिखा देते हैं, बस ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ब्रिटेन से ले लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ही हमें आज़ाद करके यहाँ से गया था, उसी से हम लोग आज़ादी पाए थे। तो संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जो होता है कि राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि 2 सदनीय प्रणाली, ये सब हम कहाँ से सीखे थे? तो ब्रिटेन से ही लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ सीख गए। एकल नागरिकता, यानी कि एक देश तो एक नागरिक, यानी कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, कोई कहता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, नहीं ना, हम लोग हरियाणवी हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, इंडियन, आई एम ए इंडियन सिटीजन। तो इसी तरह तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे स्टेट का अलग नागरिकता आपको लेना पड़ेगा कि आप कैलिफोर्निया से हैं कि न्यूयॉर्क से हैं, और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अलग नागरिकता आपको दिया जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि कोई निर्माण लाना है, कोई कानून बनाना है, तो उस कानून को कैसे लोकसभा से पास करना है, कैसे राज्यसभा से पास करना है, तो उस तरह के कानून को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। दूसरा देखते हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा अमेरिका, अ से, यानी कि अ से अमेरिका, तो अ से अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में दिया गया है, उसको हम पूरी डिफाइन करके आपको बताएंगे नेक्स्ट क्रम में। तो वो कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। क्या? मौलिक अधिकार। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि जो हमारा सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसे भी तो हटाना जरूरी है। कभी मान लीजिए कोई राष्ट्रपति कुछ गलत कर दिया या उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है कि वो देश के हित में कार्य कर रहा है, तो उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया के तहत हम लोग राष्ट्रपति को हटाते हैं। वो कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट दे देता है कि बाद में उसे लगे कि ये ना कुछ हम लोगों के इसमें और संशोधन कर सकते हैं, तो वो उसे न्यायिक पुनरावलोकन मतलब खुद स्वयं विचार करने के लिए उसे फिर से लागू कर सकता है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई जजमेंट सुना दिया गया है, अगर उसको पुनरावलोकन के लिए दिया जाता है कि एक बार आप फिर से आप उसको पढ़िए सही से, तो वो इसका अधिकार है कि आप फिर से पढ़ के उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि एक पद सृजन किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। मतलब राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ये भी पद कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के बाद कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। अभी कौन है उपराष्ट्रपति? तो वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद रखिएगा याद, गोविंद नहीं। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए, राज्य के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए। केंद्र की शक्तियां से अधिक राज्य की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया है, जबकि राज्य को कम शक्ति दिया गया है। तो ये सब प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। तो अमेरिका का मैपिंग में देखिएगा कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जस्ट ऊपर क्या है? कनाडा। ये सब कौन से देश के इलाका है? अमेरिका, कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका का। रूस से क्या लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 को ऐड किया गया था। उस समय इसमें मात्र 10 कर्तव्य ऐड किया गया था कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का
साथ ही सम्मान करना चाहिए, सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस समिति के अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसे ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 को। एक और ऐड कर दिया गया था 2002 में। उसमें क्या ऐड कर दिया गया था कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि वो 6 आयु से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अब स्कूल भेजे। यानी कि माँ बाप को एक कर्तव्य दिया गया कि वो अपने बच्चे को, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उसको स्कूल, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजे। तो टोटल कर्तव्य कितना हो गया? 11। मूल कर्तव्य कितना था? 10, उसमें एक ऐड कर दिया गया तो 11 हो गया। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप इसको भूलिएगा नहीं। किसके अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। और कब ऐड किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, कि मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना हमारे संविधान में, भाग 4 में 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि क्या हित होना चाहिए, मतलब कि राज्यों को एक काम दिया गया है, लागू करे राज नहीं करे, लेकिन उसको एक जिम्मेदारी सौंपा गया कि आप पर्यावरण का रक्षा कीजिए, समान आदमी को समान वेतन दीजिए, काम दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाइए। इस तरह से जो ये सब चीज़ लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग हम 4 जब बताएंगे तो इसको पूरा क्लियर करके हम बताएंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है तो मतलब क्या कि 12 आदमी को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, कहाँ पे? तो राज्यसभा में। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति हमारे जो हैं लोकसभा में 2 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वो 2 व्यक्ति कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वो कौन होते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यानी कि ये 4 क्षेत्र से, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र से 12 मेंबर को नियुक्त करते हैं राज्यसभा में। जबकि लोकसभा में 2 मेंबर को नियुक्त करते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन किसे बोलते हैं? कि आदमी कोई भी हो, ब्रिटेन का हो पुरुष, और महिला यहाँ के हो, क्या कहते हैं, भारत का, और उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा। यानी कि आपको पता होगा कि प्रस्तावना जो नेहरू जी ने पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, और उसे अपनाया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश किया था। अपनाया कब गया था? तो 1 महीने के बाद, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना क्या था? तो वही हम भारत के लोग। तो ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, ऐसे सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, ठीक है। ऐसा विषय जो दोनों के हक में आता है उसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। 3 तरह के सूची होती है। केंद्र संघ सूची, जिसमें सिर्फ केंद्र के हक में विषय आते हैं। राज्य सूची, जिसमें सिर्फ राज्य के हक में विषय आते हैं। समवर्ती सूची, जिसमें दोनों के विषय के हक आते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान का संशोधन जो आप हम लोग करते हैं कि कोई चीज़ को हटा के कुछ इंक्लूड कर देते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए थे? तो हम लोग लिए थे दक्षिण अफ्रीका से। हम लोग संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं हम लोग संविधान संशोधन। ये कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकालीन उपबंध। हमारे पास 3 तरह के आपातकालीन होते हैं, ठीक है। 3 तरह के। एक होता है कि राष्ट्रीय आपात, जो 352 के तहत। फिर होता है राज्य की शासन, जो होता है राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य में, 356 के तहत। एक होता है वित्तीय आपात, वो होता है 360 अनुच्छेद 360 के तहत। तो 3 तरह का आपातकाल होते हैं, जो कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। उसके बाद आइए फ्रांस से लिया गया था गणतंत्र। गणतंत्र मतलब समझते हैं? गणतंत्र तो उसे कहते हैं जहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हो। इंडिया के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इसका चुनाव होता है ना, तो हम लोग क्या है? गणतंत्र हैं। जबकि 24 जनवरी
1950 को, जैसे 24 जनवरी 1950 है ना, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि उसे नियुक्त कर दिया गया था राष्ट्रपति के पद पर। नियुक्त करने कौन किए थे? तो नियुक्त करना चाह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और समर्थन कर दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे पहले राष्ट्रपति जो हैं उनका निर्वाचन नहीं हुआ है, बल्कि उनका नियुक्ति हुआ है। अब हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्रता यानी कि बोलने का, बात करने का, नहीं बोलने का भी स्वतंत्रता है। समानता, तो ये बंधुत्व, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि विधि मतलब कानून द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित किया गया है, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। तो एक बार हम सिंपल से समझ लेते हैं, आराम से रिकॉल करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, ब्रिटेन से हो गया। अमेरिका से क्या लिया गया था? तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन। कनाडा से क्या लिया गया था? राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र का शक्ति ज़्यादा होगा राज्य का की तुलना में। रूस से क्या लिया था? तो मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से क्या लिए थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, उसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए थे हम लोग? प्रस्तावना लिए थे और संवर्ती सूची के विषय में यहीं से हम लोग लिए थे। दक्षिण अफ्रीका से लिए थे संविधान संशोधन, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि संविधान जो लिख दिए भाई वही होगा, जो बोल दिए वही अटूट है, ऐसा नहीं है। अगर वर्तमान सिचुएशन की तुलना में वो संविधान फिट नहीं होता है तो आप उसमें संशोधन करिए। जर्मनी से लिया गया था आपातकाल। फ्रांस से लिया गया था गणतंत्र, बंधुत्व, समानता, जबकि जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। तो एक बार और समझ लीजिए आपातकाल, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत पहला राष्ट्रीय आपात होता है। कब? 352। तो ऐसे याद रखिएगा 352 4 जोड़ देंगे 356, 4 जोड़ देंगे 360। तो राष्ट्रीय आपात, राज्य में आपातकाल, वृत्तीय आपात। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात होता है। ये 3 तरह से लगता है। एक युद्ध, अगर मान लीजिए अभी चीन के साथ चल रहा है, चीन, जापान, सभी पड़ोसी देश अभी ही हम लोगों से रुष्ट हो गया है, पाकिस्तान, सब क्या अभी ही हम लोगों को घेर दिया गया, घेर रखा है, जब हम लोग पूरा दुनिया कोरोना से ग्रसित है। तो जब युद्ध होगा, बाहरी आंतरिक युद्ध हो रहा हो, तब आपातकाल लग सकता है। या कोई आक्रमण कर दे हम पे, तब हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। पहले क्या था कि आंतरिक विद्रोह भी अगर हो ना देश में, आंतरिक विद्रोह, तो राष्ट्रीय आपात लग जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी, आपको पता होगा, एक बार इमरजेंसी लगाई थी इसी दिन, 25 जून को इमरजेंसी लगाई थी। कौन? इंदिरा गांधी। उस दिन के बाद आंतरिक विद्रोह को हटा के उसके जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो अब क्या होगा? आपातकाल कैसे लगेगा? युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा। 3 तरह से कंडीशन फ्लो होगा, तभी जाके लगेगा राष्ट्रीय आपात। उसके बाद देखिए राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगता है ना जी। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा चुका है, 130 131 बार तो अभी तक लग ही चुका होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4-5 कम हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं याद है। राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 365 के तहत लगता है। सबसे पहले राष्ट्रीय कहते हैं राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा था, सबसे पहले वो लगा था 1951 में पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाई है? इंदिरा गांधी ने, 49 बार। सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इंदिरा गांधी के टाइम में। कितना बार? 49 बार। उसके बाद देखिए वृत्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। भगवान की दया से आज तक एक बार भी ये नहीं लगा है, ठीक है, यानी कि पैसे की हम लोग की देश में दिक्कत कभी ऐसी नहीं हुई जिससे इसे लगाया जाए। अब हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना को देखिए, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया। 22 जनवरी 1947 को इसे
अपना लिया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। जब एक कहानी है, कहानी क्या है, केस है। एक केस क्या है कि एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती, वो क्या किए थे, केरल राज्य के ऊपर केस कर दिए गए थे, केस कर दिया था। तो इन दोनों में केस हुआ और फाइनली 1973 में एक निर्णय निकला कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। पहले कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये संविधान का पार्ट है ही नहीं। जो संविधान का पार्ट ही नहीं है तो उसमें संशोधन कैसा? जबकि पहले कहा जा चुका है कि संविधान में हमको ये संशोधन करना होगा, 368 के तहत कर सकते हैं, संविधान में कर सकते हैं। ये संविधान का पार्ट ही नहीं तो कैसे करेंगे भाई इसमें संशोधन? तो लेकिन जब इसमें हुआ, वार्तालाप हुआ, तो इसमें जीत हुई केशवानंद भारती की, जो एक मठ थे, मठ के महाधीश थे, उसकी जीत होती है। और कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है ना, वो भी संविधान का ही पार्ट है। वो भी क्या है? संविधान का ही पार्ट है। तो इसलिए इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। तो फाइनली 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, याद रखिएगा, 4 + 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 1976 को हुआ था 42वें संविधान संशोधन। जबकि 4 + 4 8 होता है, और 1978 यहाँ हुआ था क्या, 44वें संविधान संशोधन का 1978 को। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ दिया गया था प्रस्तावना में: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, 3 शब्द को जोड़ दिया गया था। तो हम लोग को कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं 1976 को, क्योंकि इस दिन बहुत सारे चीज़ हुआ था। आपको देख नहीं रहे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। तो सब जो प्रस्तावना जो शुरुआत होता है वो होता है, आप देखे होंगे 3rd क्लास या 4th क्लास के बुक में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र, समानता, न्याय, इस तरह से देश बनाना चाहते हैं। तो उनके कुछ कुछ वर्ड हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उनका मतलब आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होता है तो वहाँ वो होता है हम भारत के लोग, यहीं से। इस बार कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि प्रस्तावना का शुरुआत कहाँ से होता है? तो हम भारत के लोग से। उसके बाद आता है संप्रभुता। पहला वर्ड आता है उसमें संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम भारत के लोग, समझिए कि हम पहले एक मिनट, हम भारत के लोग में समझिए क्या, हम भारत के लोग खुद अपने शासक को चुनेंगे और वही शासक हम लोग पे ही शासन करेगा। यानी कि किसी को हम भाई दखलंदाजी मत दो, हम खुद अपने में ये सब चीज़ करने के लिए अगर एग्रेसिव हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं। वो होता है हम भारत के लोग। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि हम किसी देश, जो हम कोई भी देश हमारा ज़मीन हड़पना चाहेगा, कोई भी देश हमारे अंदर घुसना चाहेगा तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। यानी कि हम अपने संप्रभुता, जो हमारी ज़मीन है, उसकी रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं। कोई उसे लेना चाहेगा तो उसे हम लेने नहीं देंगे। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ होता है कि हम लोग क्या है, समाजवाद कि मतलब देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए हैं। हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन है वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि ये संसाधन हमारे लिए नहीं है उसके लिए है, उसके लिए नहीं है तो हमारे लिए नहीं है। जो देश के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ संसाधन है वो सभी आदमी के लिए हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता मतलब कहा गया कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा है ना कि पंजाब में सिख धर्म ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम हिंदू धर्म वहाँ नहीं जा सकता है, मुस्लिम वहाँ नहीं जा सकता है। तो देश का कोई धर्म नहीं है, हम लोग क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग के धर्म, हम लोग में सब बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब कोई है। तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। सभी अपना अपना, हमको मन करेगा अभी सिख अपनाने का हम अपना लेंगे, हमको मन करेगा मुस्लिम धर्म अपनाने का अपना सकते हैं, सब हम स्वतंत्र हैं। चौथा लीजिए लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, मतलब लोग के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही लोग पे शासन करेगा। अब्राहम लिंकन का ये भाषण है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक है, यानी कि यहाँ के
जनता को या सॉरी यहाँ के जो शासक होते हैं उसको हम लोग चुनते हैं। कभी सुने हैं कि प्रधानमंत्री को कोई राजा, कोई पहले ज़माने के राजा होंगे उसके बेटे को हम प्रधानमंत्री बना दिए हैं? ऐसा नहीं होता ना, हमेशा प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये क्या हुआ, लोकतांत्रिक है हम लोग। आप चाहिएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप बन जाइएगा, बैठ जाइएगा वहाँ के सीट पे, नहीं ना, आपको भी अगर चुन लिया जाएगा तब जाके आप बैठ सकते हैं। गणतंत्र, तो गणतंत्र मतलब होता है कि जहाँ के सबसे बड़े शासक यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसे चुन के भेजा जाए, वो क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, तो हम लोग गणतंत्र कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। न्याय, न्याय मतलब आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, सभी चीज़ में सभी को बराबर न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसान को फांसी दे दो और जो कलेक्टर है उसे जेल दे दो किसी एक सज़ा के लिए, ऐसा नहीं है भाई। जो गलती करेगा, जिसके लिए जो सज़ा दिया गया है उसको वही मिलेगा, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो। तो ये न्याय है, सभी न्याय की एक चक्की है जिसमें सब बराबर पीसेगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हम लोग बोलने का स्वतंत्र हैं। अभी हम बोल रहे हैं, आप हमको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। मेरा बोलने का मन नहीं है तो आप क्या बोलने के लिए मुझे विवश कीजिएगा? नहीं कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र हैं। हम कहीं पे सभा कर सकते हैं, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं पे जाके कुछ भी कर सकते हैं, ये क्या है, स्वतंत्रता है। तो कुछ कुछ स्वतंत्रता हमारे दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी हम आपको भागती पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल बता देंगे। समानता, समानता का अर्थ क्या है कि सभी को बराबर सम्मान दो, सभी को नौकरी के लिए बराबर अवसर प्रदान करो, लड़की के लिए अवसर प्रदान करो, लड़के के लिए अवसर प्रदान करो, यानी कि कोई भी वैकेंसी निकालेगी उसमें सभी नागरिक के लिए समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, लेकिन आजकल ऐसे होता है। बाद में इसके में एक इंक्लूड कर दिया गया कि कोई नीचे के तबके के आदमी को उठाने के लिए उसे कुछ प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाए। ठीक है, और किसी अगर महिला, जैसे बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है 35% देवी जी के लिए सीट बुकिंग रहता है। ठीक है, और भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें तो 50% देवी जी के लिए बुकिंग है। जो न्यायपालिका होता है, नगर पालिका होता है, पंचायत होता है, उसमें तो 50% नीतीश बाबू ने महिला को पहले से दे दिया है। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब क्या होता है कि भाईचारा, हम लोग आपस का भाईचारा है, हम लोग एक देश हैं, इंडियन हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, भाई भाई मिलकर रहेंगे। ठीक है, गले मिलेंगे। बंधुत्व, हम लोग के भाईचारा का भावना उत्पन्न होना चाहिए हम लोगों के बीच में। ये चीज़ समझ में आ गया। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया। कभी कभी पूछ देगा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो आप ये मत बोलिएगा प्रस्तावना में 3 बार संशोधन किया गया था। वो शब्द 3 था, क्या था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। लेकिन अभी क्या प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ था, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्यों हुआ था, तो जो केशवानंद जो भारती थे वो क्या कर दिए थे, केरल राज्य पे केस कर दिए थे और केस में उन्हें जीत मिली, इसीलिए प्रस्तावना में संशोधन हुआ। संविधान का आलोचना भी हुआ, जब भाई संविधान लिखा गया तो संविधान का आलोचना भी हुआ। कुछ कुछ मेंबर खड़े होकर संविधान का आलोचना भी करते हैं। कुछ कहता है कि उधार का संविधान है, कोई कहता है कि अरे यार तुम लोग लिखा क्या है। 1935 से 1935 में 321 जो अनुच्छेद था उसमें से तुम लोगों ने तो 250 अनुच्छेद हल्का सा उसमें ठीक ठाक करके अपना लिया, बाकी विदेश से ले लिया। तो ये सब उधार का संविधान है। तो भीमराव अंबेडकर खड़ा होकर जवाब देते हैं कि अगर कोई अच्छा चीज़ को अपनाने में बुराई नहीं है तो उसे हम क्यों ना अपना ले। उसके बाद कहता है कि 1935 का कार्बन कॉपी, अभी जस्ट बताए थे, कोई बोलता है कि 1935 का पूरा कार्बन कॉपी है। तो 1935 में ही सब कुछ बता दिया गया था, तो हम क्या अलग से लिख देते हैं, नहीं ना लिखते हैं। तो 1935 से जो अच्छा चीज़ था उसे हम लिख लिए, यानी कि और छान के अच्छे से लिखे हैं ना हम लोग। महाकाय आकार, कहा गया कि हमारा संविधान बहुत बड़ा लिखा, ऐसे ही हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा लिखित संविधान है। लिखने में भी तो आपको देखिए सुने होंगे 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था, पैसा भी 64 लाख खर्च हो गया, जबकि फ्रांस का संविधान मात्र 4 महीना में लिखा गया था। तो कहा जाता है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा आकार का है संविधान, लिखने में भी टाइम लगा, इतना आकार बड़ा है कि पढ़ने में भी टाइम लगता है।
वकीलों का स्वर्ग कहा गया कि वकील का स्वर्ग है हमारा संविधान, क्योंकि संविधान जो लिखने वाले अधिकांश वकील ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संघ समिति का अध्यक्ष वकील, महात्मा गांधी जो वो तो अब बात थे जो कि नहीं थे संविधान सभा में, लेकिन वो भी वकील, भीमराव अम्बेडकर वकील, अधिकांश वकील ही थे। तो कहा गया कि वकीलों का स्वर्ग होगा, और ये बात कहीं ना कहीं आज तक हद सही साबित होता है कि आज वकीलों का स्वर्ग बन गया है संविधान। गांधीवाद से दूर कहा गया कि गांधी जी जैसा चाहते थे कि संविधान हो, गांधी जी चाहते थे पंचायत को ज़्यादा तवज्जो मिले, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर होते हुए राज्य को, फिर केंद्र को, यानी कि नीचे से शक्ति का बंटवारा होते हुए राज्य तक जाए। जबकि संविधान का निर्माण हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि शक्ति को छींट दिया गया है। केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति, उसके बाद राज्य के पास, फिर जिला के पास, फिर पंचायत के पास, इस तरह से दिया गया है। तो कहा गया ये गांधीवाद से दूर है। भारत विरोधी संविधान कहा गया कि हमारे जो भारतीय लोग थे वो उतने उस टाइम में उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोग एक मधुर संगीत चाहते थे, ढोलक बजाना जानते थे, इस टाइप से। जबकि हम लोग क्या किए, अंग्रेजी भाषा में इसको लिख दिए। यानी कि कहानी का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग कुछ विरोध किए कि भारत के लोग जो है ना वो ढोलक सुनना पसंद करते थे, आप लोग क्या किए उसके कान के पास बीन या बैंड बाजा बजाने लगे। ये भारत के विरोध क्या है, ये आदमी को समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत कठिन वर्ड आप इंक्लूड कर दिए हैं, तो इसीलिए ये भारत से दूर का संविधान है, भारत को समझ में नहीं आने वाला है। तो जब इतना सब कुछ हुआ तब भीमराव अम्बेडकर जी खड़े होके सीधे बोलते हैं कि अगर संविधान में कुछ खामी होगा या संविधान का दुरुपयोग होगा, सबसे पहले संविधान को जलाने वाले हम ही होंगे। ये भाषण कौन दिए थे? भीमराव अम्बेडकर, जो इसे संविधान का आधुनिक मनु कहा जाता है। तो इतना चीज़ आप लोग हम जान लीजिए। ऐसे भी बता देते हैं भाई भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये समझ गए। उसके बाद अगले क्रम में हम लोग भाग 1 लेके आएंगे, और जिसमें संघ और संघ के बारे में बताया गया। तो पूरी डिटेल हम लोग छानेंगे। आप लोग समझ जाइए कि पूरा लक्ष्मीकांत आप लोग कवर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और समझ तो बहुत अच्छे से आएगा। जब मौलिक अधिकार बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मेरा अधिकार इतना है, हम तो जानते भी नहीं थे। तो आप लोग पढ़िए, आप लोग को अच्छा लगेगा। खुश रहिए और एंजॉयफुल कीजिए लाइफ को। जय हिंद।